हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीए फाउंडेशन के इस सीरीज में, जहां पे हम लोग लॉ के मेन पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक वाइज। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या सवाल आ गए हमें पता है। अब ये डिटेल वीडियो रहेगा आराम से, जहां पे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ूंगा। आप आराम से देखिए। बहुत बार बच्चों को ना बहुत ज्यादा वो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और टेंशन आ जाता है कि सर हमसे हो पाएगा क्या, कंसेप्ट तो आ रहा है बट हम क्वेश्चन समझ पाएंगे क्या। देखो, ये 11-12 जैसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन एक रट्टा मार लो वही आ जाएगा। केस स्टडी वो कुछ भी घुमा सकते हैं बट वो प्रोविजन को और कंसेप्ट को नहीं बदल सकते। जैसे आप देखो मई 2025 में दोस्तों, टोटल हर एग्जाम में 21 मार्क्स के सवाल आते ही आते हैं। हम लोग जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सवाल दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सवाल दिखेगा और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सवाल दिखेगा। कौन से सेक्शन कवर हुए और कौन से यूनिट से सवाल पूछे गए हैं। तो यूनिट 4 से सवाल है, यूनिट 3 से सवाल है और यूनिट 2 से सवाल है। कौन से सेक्शन कवर किए, तो 21, 26 यूनिट 3 का ही 25, तो 26 25 इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएंगे। यूनिट 4 से 64 और 47 को कवर किया गया और यूनिट 2 से सेक्शन नंबर 13 को कवर किया गया है। अब सारी बातें हम लोग क्वेश्चन वाइज जाके ही समझेंगे करके। आप एग्जाम में चलो एग्जाम हॉल में चले गए। अब बात करते हैं पहला ही सवाल, ये वाला, इसे हम डील कर लेंगे 2A को। क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत ऐसे बढ़ा चढ़ा के उन्होंने लिखा होता है, और मैं ना इसका डिस्कशन अगर बताऊं ना, क्या है सर इसका डिस्कशन, तो ये देखो सेक्शन 21 क्या कहता है, मैं आंसर बता दूं जो आपको पता रहेगा। सेक्शन 21 क्या कहता है कि जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब रेडी ना हो जाए पूरी तरीके से, और सेलर बायर को इन्फॉर्म ना कर दे कि सर आपका गुड्स रेडी हो गया है ले लो करके, तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। सेक्शन 21 कहता है तो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए गुड्स और इन्फॉर्म करना चाहिए। ये तुम्हारे आंसर में पार्ट ए की कंसेप्ट है। सेक्शन 26 नॉर्मल सेक्शन है, इसका नॉर्मल रूल क्या है कि रिस्क फॉलो ओनरशिप। अगर ओनरशिप पास हो गया तो रिस्क भी पास हो जाएगा, बट साथ में एक्सेप्शन चलते हैं। एक्सेप्शन क्या कि ओनरशिप तो पास हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पढ़ाते वक्त कि मैंने कार तो खरीद ली दोस्तों, बट अब ये कार खरीद लिया मैंने 5 सितंबर को। अगर आपको याद हो तो ये एग्जांपल मैंने दिया था, 5 सितंबर 2024 को मैंने कार तो खरीद ली है ना, मेरे नाम पे सब कुछ सारी चीजें आ गई। बट सेलर कह रहा है कि भाई सर रुको रुको रुको, हमको ना 2-4 चीजें इसमें मॉडिफाई करना बाकी है, हम आपको मॉडिफाई करके ना चीजें आपको कार डिलीवर कर देंगे। तो सेलर की गलती की वजह से कार मेरे पास आने को लेट हो गया। वैसे ओनरशिप पास हुआ, बट सेलर की गलती की वजह से क्या हुआ कि कार डिले हो गया 4-5 दिन के लिए, और इसी 4-5 दिन में बहुत सारा तूफान, बहुत बड़ा तूफान आया और मेरी कार डैमेज हो गई। जनरल रूल क्या कहता है कि ओनरशिप के साथ रिस्क पास होगा, ओनर तो मैं हूं, बट किसकी गलती की वजह से कार डिले हुआ, कार मॉल वालों की वजह से, उनको कुछ तो मॉडिफाई करना था। तो ये एक्सेप्शन है, डिलीवरी डिले ड्यू टू फॉल्ट। तो जिसका फॉल्ट रहेगा, रिस्क ऑन द पार्टी एट फॉल्ट, तो जिसके भी गलती की वजह से वो डिले हुआ है और उसके बाद लॉस हुआ है, तो जिसका गलती था, जिसकी वजह से डिले हुआ, वो रिस्क बेयर करेगा। ऐसा कुछ तो है। देखो नॉर्मल रूल क्या है, ओनरशिप के साथ रिस्क पास होगा, बट एक्सेप्शन क्या है कि अगर जो पार्टी वो डिले कर रहा है और उसके बाद गलती हो रहा है, तो ओनरशिप नहीं, जो डिले कर रहा है उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं पूरे केस को डिटेल में पढ़ने को, कि बहुत बार बच्चा ना पढ़ता ही नहीं है अच्छे से, बहुत घाई घाई करता है बेटा, कुछ नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर करना है ना, इतना स्पीड में पढ़ते हैं। लॉ में इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, तुम्हें समझना है, क्योंकि क्वेश्चन तुमने पढ़े हुए डायरेक्ट नहीं आ रहे वहां पे, केस स्टडी में तो भी ठीक है आंसर वही है, बट क्वेश्चन को समझोगे तो आंसर लिख पाओगे ना। सी यहाँ पे देखो क्या है, एस परचेस ड्रेस फ्रॉम रेप्यूटेड शोरूम एंड मेड द पेमेंट इन कैश। क्या बात है, इसने ये तो भी क्या समझाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट कर दिया कैश में। द ड्रेस शी परचेस रिक्वायर सम अल्टरेशन। अल्टरेशन तो अब समझता ही होगा कि थोड़ा उनको चेंज वेंज करना था, फिटिंग वगैरह कराना रहेगा। द शॉपकीपर assured us that it would take just 1 day to get the dress alter। और शॉपकीपर बोला कि भाई एक दिन रख के जाओ, आपका ड्रेस अल्टर हो जाएगा। ये तो कहानी चल रही है, ये पहली बार आप सुनोगे, कुछ और कहानी आपके एग्जाम में दे देंगे करके। It was agreed that once the dress was altered, shopkeeper would inform us through phone and she would collect the dress। और ये एग्रीमेंट हुआ कि शॉपकीपर बोला कि जैसे मैडम हमारा अल्टरेशन हो जाएगा हम आपको फोन कर देंगे और आप क्या करना, ड्रेस को कलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डे बाय इवनिंग ड्रेस वाज अल्टर्ड
एंड केप्ट रेडी टू बी कलेक्टेड टू एस। यहाँ पे आपको उलझन में डाला जा सकता है। इवनिंग तक ड्रेस अल्टर हो गया था, रेडी कर दिया था, डिलीवरेबल स्टेट में था कि एस तू अभी लेके जा, बट ये बोला नहीं गया था। देखो, द शॉपकीपर हाउएवर फॉरगेट टू इन्फॉर्म एस दैट द ड्रेस वाज रेडी इन मीन टाइम। A short circuit occurred near the delivery counter of the shop and some packets ready for delivery caught fire। क्या नियति है, देखो क्या इंस्टीट्यूट सवाल बना रही है कि वो शॉपकीपर बताना भूल गया और उसी वक्त आग लग जाती है और कुछ पैकेट्स जल जाते हैं, जिसमें इस बहन का भी था, एस का। After waiting for 10 days when S went to collect her dress, she was informed that she came late. आप लेट आए, her dress was burned in fire। S तो बंदी तो वो भी क्या सिचुएशन हुई रहेगी, देखो। S then asked for refund of money what she paid। The shopkeeper refused by saying that the dress was kept ready the very next day of the purchase and loss due to fire occurred after what, a week। He refused to bear the liability by saying that if S had collected the dress on time, it would not have been burned। वो कह रहा है कि आपको तो मैंने बोला था एक दिन में हो जाएगा, आपने आना चाहिए था, आप नहीं आए और एक हफ्ते बाद आग लगी और आग में वो जल गया, तो मेरी गलती नहीं, एक दिन बाद आते तो मिल जाता गुड्स। अब आप लेट हो गए तो फिर अरे कितनी कहानी बना रहा है इसे, और बच्चा कहानी में उलझ जा रहा है। जबकि मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताया था कि डिलीवरेबल स्टेट में होना और इन्फॉर्म करना ये जरूरी था, इन्फॉर्म किया नहीं गया तो सेलर का गलती है। बच्चे को समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, पेपर में वो तो इधर ही घूमते रहता है, ऐसा करो ही मत, फटाफट आगे बढ़ो। She insisted that she was waiting for call from the shop and thus entitled claim refund cost of dress। भाई मेरा तो अधिकार है, मैं आपसे पूरा रिफंड मांग सकती हूँ क्योंकि आपने बोला था आप कॉल करोगे, हम तो वेट कर रहे थे कॉल का। एग्जामाइन आईसीआई कह रहा है बताइए विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और यही पे तो फिर बच्चा उलझ जाता है, सर ये क्या बोला, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आपको अपना आंसर नहीं बताना है, प्रोविजन और बचा होता समझो, सेक्शन नहीं याद है छोड़ना भाई, प्रोविजन तेरे को पता होना चाहिए। और प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन यही कहता है जो भी हमने पढ़ा दोनों ही केस में। सेक्शन छोड़ दो, एक तो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए तो इन्फॉर्म करना चाहिए, और ओनरशिप के साथ रिस्क जाता है ऐसा नहीं है। चलो ड्रेस बेचा, पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया तो इसके पास ओनरशिप गया था, यस और नो, यस। बट डिले किसकी वजह से हुआ, वो शॉपकीपर की वजह से। वो अल्टरेशन बोला कि मैं तुझे कॉल करूंगा, लेके जाना। भाई समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों भी तूने अपने हिसाब से लिखा बॉस, सेक्शन नहीं याद आ रहा है उस वक्त तू प्रेशर मत लेना। सेक्शन का प्रेशर अलग, कंसेप्ट का प्रेशर अलग, आंसर का अलग, क्वेश्चन नहीं समझ रहा है अलग, इतने प्रेशर में नहीं रहने का बॉस। आईसीआई तुमको पास करेगी, इंस्टीट्यूट को बच्चे चाहिए आगे। भाई समझ, वेदर द शॉपकीपर विल बी लाइबल टू रिफंड द कॉस्ट ऑफ ड्रेस, इसका आंसर तो यस है, हमें पता है। बट सिर्फ यस लिखोगे तो 7 में से 7 मार्क्स कैसे मिलेंगे सर, 7 मार्क्स का सवाल है और हमको तो प्रोविजन लिखना है। चलो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे दिया है। सबसे पहले तो प्रोविजन लिखी होगी, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन नंबर 21 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आईसीआई को तो प्रिंट करना है, तुमको तो समझ के जाना है, और एक नहीं 7 चैप्टर पढ़ने सर, टेंशन मत लेना। एज पर द प्रोविजन ऑफ क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इतना बोला तो भी चलेगा। Where there is a contract for sale of specific goods and the seller is bound to do something to goods for the purpose of putting them into deliverable state, है ना। सेलर इज बाउंड टू डू, समझ में आ रहा है, बाउंड टू डू समथिंग। अब सेलर को अल्टरेशन करना था, वो अल्टरेशन करेगा तो उसको डिलीवरेबल स्टेट में वो बना पाएगा, है ना। सेलर, मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं कि यही पे हो जाए, तो 2 की स्पीड पे देख ले भाई, बहुत आराम से बता रहा हूं। देखो क्या कहा, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग to the goods for purpose of putting them into deliverable state, the property does not pass until thing is done and the buyer has notice thereof अकॉर्डिंग टू। ठीक, चलो तो प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी बेटा कि जब तक क्या करोगे, वो काम कंप्लीट नहीं कर लोगे और बायर को क्या नहीं करोगे, नोटिस नहीं दोगे। तो आपको एक तो काम, ये वाला पॉइंट देखो, सीधे सीधे सिंपल सिंपल लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, वो डिलीवरेबल स्टेट होना चाहिए और नोटिस देना चाहिए बायर को। ये सिंपल वर्ड मैंने बताया, तेरे को तेरे ओन वर्ड में लिखता है तो लिखना, क्यों वैसे ही लिखने का है। और चेकर को समझना मांगता है बॉस, ऐसा नहीं कि तू कुछ भी कर ले, कुछ भी मत लिख। और ऐसे ही होता है, आधा अधूरा समझता है, हमारा मीनिंग कुछ और ही हो जाता है लैंग्वेज के चक्कर में। सिंपल लैंग्वेज में इतना लिखना कि एक तो डिलीवरेबल स्टेट में अगर कोई चीजें करनी है तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता और नोटिस नहीं जाता तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, ये सेक्शन 21 कहता है। फिर आगे क्या कहा है जरा ध्यान से देखना आंसर में, सेक्शन 26 का।
अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं है। गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू द बायर, जब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होता, जब तक ओनरशिप पास नहीं होता, तब तक रिस्क किसका रहेगा? सेलर का। बट वेन द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर टू बायर, लेकिन जब प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप बायर के पास हो जाएगा, गुड्स आर एट द बायर रिस्क वेदर द डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। ये सेक्शन 26 में बहुत बार उलझाएगा, क्योंकि सेक्शन 26 देखो अभी भी पढ़ रहा हो तो लग रहा होगा, सेक्शन 26 क्लियरली कहता है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है राजी? ये जो वर्ड आ रहा है प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। अगर प्रॉपर्टी सेलर के पास है तो सेलर का रिस्क है, और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया बायर के पास, ठीक है, तो बायर का रिस्क हो जाएगा। एवरीबडी यहां तक उसे समझ में आ रहा है? However, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। सेक्शन 26 लेट डाउन एक्सेप्शन इन द रूल दैट रिस्क फॉलो ओनरशिप। तो ये जो है ना रिस्क फॉलो ओनरशिप, इसका एक्सेप्शन है। ये क्या एक्सेप्शन है? ये प्रोवाइड दैट वेयर डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिले थ्रू द फॉल्ट ऑफ either बायर और सेलर, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट। पार्टी इन फॉल्ट मतलब जिसकी वजह से गलती हुआ ना, उसका रिस्क रहेगा, ठीक है। रिगार्ड्स एनी लॉस विच माइट नॉट हैव बीन ऑकर्ड बट फॉर सच अ फॉल्ट, मतलब अब देखो इतना तुमको रिगार्ड नहीं आ रहा भाई, छोड़, यही तो प्रोविजन था ना राजा, ये प्रोविजन तुम लिख देते ना, इतना भी तुमको कोई टेंशन नहीं है भाई, तुमको ये आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? जब तुम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में ऐसे जैसे भयानक चीज देती, तुम बोलते अब देखो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत बार हो, अभी इतने टाइम पे आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट पे फोकस करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें मुझे इस तरीके से अपने ओन लैंग्वेज में, क्योंकि अल्टीमेटली दुबते को तिनके का सहारा। बेटा ऐसे बच्चे हैं, मैं बता के थक जाता हूँ, बच्चों को भरोसा नहीं करना है। तुम देखो ना अपने ही चैनल पे इंटरव्यू है देवीदास निकम का, मराठी मीडियम बच्चा, 11वीं 12वीं सब मराठी मीडियम पढ़ा, वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन लॉ में पास हो सकता है इंग्लिश मीडियम में, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको तो इंग्लिश डेफिनेटली उससे अच्छा आता रहेगा, वो विंटर में भी अच्छे से पास हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट ना आपका कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि इधर की बात सुनो उधर की बात सुनो, भाई सबको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो तो डराएंगे तुम्हें लॉ में। तुम आगे बढ़ो, मैं बोल रहा हूँ भरोसा रखो, सिंपल सिंपल चीजें करो। तुम क्या मशीन थोड़ी है तुमको कि ये सब सर एकदम रट्टा एज इट इज हो जाएगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको तुम प्रोविजन के तौर पे लिखते आराम से, सेक्शन 21 और सेक्शन 26 का शॉर्ट में रेफरेंस देते तो भी चलता, हो गया प्रोविजन। अब फैक्ट ऑफ द केस, ये तुम फैक्ट लिखना। फैक्ट कैसे लिखोगे? इन द इंस्टेंट केस एस हैड पेड फुल एंड परचेस स्पेसिफिक गुड्स, पूरा प्राइस दे दिया था, paid in full and purchased specific goods but the dress required alteration. It was agreed that, अब मैं ऐसे क्यों फास्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है, agreed that shopkeeper would inform us after alteration for collection, कि वो काम हो जाएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। The ownership had already passed to S when she paid the dress, okay, paid for the dress, पैसा दिया तो ओनरशिप तो इमीडिएट पास हो गया था। और सेक्शन 26 में आपने देखा है कि ओनरशिप पास हुआ तो रिस्क भी पास होता है, हाँ या ना? बट इसके एक्सेप्शन भी देखे थे। सब्जेक्ट टू अल्टरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, सब्जेक्ट टू अल्टरेशन। ओके, द डिलीवरी वॉज कंडीशन अपॉन शॉपकीपर इन्फॉर्म एस आफ्टर अल्टरेशन, और कंडीशन क्या था? अल्टरेशन के बाद वो इन्फॉर्म करेगा। इवन दो ओनरशिप में हैव पास, द सेलर शॉपकीपर फेल्ड टू कंप्लीट द डिलीवरी बाय नॉट इन्फॉर्मिंग एस। Under section 26, when delivery is delayed due to the fault of seller, loss fall upon party at fault. Loss किस पे आएगा? जिस पार्टी का फॉल्ट था। एंड therefore आप कंक्लूजन लिखिए, shopkeeper is liable to refund the cost of the dress to S. That's all. अल्टरनेटिव आंसर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट कहेगा कि भाई ऐसा भी लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स ऑल, तुम्हें 7 में से 7 मार्क्स दे देंगे। अब यहाँ पे ना ये मत सोचो कि 7 मार्क्स है तो सर 2 पेज आंसर लिखने का है, भाई नहीं। बच्चे ये दूसरा गलती करते हैं, बोलते 7 मार्क्स का है, हम तो 3 मार्क्स के लिए भी इतना लिखा, सर हमको उतना ही लिखते हैं। भाई डर मत, तेरा आंसर प्रोविजन बस और फैक्ट ऑफ द केस में तू लिखेगा ही, और उसमें क्या नया करना है? केस स्टडी इतना सिंपल है। एवरीबॉडी ये देखो करीब करीब 13 मिनट का डिस्कशन हो गया, मैं आराम से बताता हूँ तो बहुत ही आराम से निकल जाता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा डिस्कशन करूंगा तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। फिर बच्चे कहेंगे अरे सर एवढे 1 तास कोण वाया? सीए में ऐसे होता है कि अरे 1 घंटा कौन लगाएगा, 1 घंटा जाने दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने 7 मार्क्स का सवाल डिस्कस किया, ओके। अब इस वीडियो में करूँ या अगले वीडियो में करूँ दूसरा सवाल? मुझे लगता है थोड़ा बहुत माहौल बन गया है, तो ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, सेक्शन 47। नहीं तो फिर दूसरा, चलो 15-15 मिनट का देता हूँ, क्या दूसरा वीडियो भी तुम देखोगे आराम से। तो पहले तो मेन पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 15 मिनट का लेक्चर देख के एटलीस्ट बच्चा सोचेगा अरे 15 मिनट देख लेते, देख लो भाई, एक कंसेप्ट क्लियर करो और फोकस, हमारे पास बहुत वक्त है, वही वही चीज पढ़ना है, बहुत बार तुम पढ़ चुके हो। अब इसमें ना थोड़ा फोकस करके इसमें दिमाग लगाओ कि हमारा
स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। दुनिया तो रिवीजन सारी चीजें कराते रहेंगे, अपन करेंगे भी भाई। ज्ञान लेना सबको अच्छा ही लगता है, ले लो, बट आपको इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। यहाँ पे एक सवाल हो गया, अगले 2 सवाल आने वाले लेक्चर में ले लेंगे। तो एक लेक्चर में 5 लेंगे, एक लेक्चर में 6 लेंगे। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।